जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह की जो किताब है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी वाइज, लाइन बाय लाइन। स्टार्टिंग हमने पॉलिटी से की थी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री और अब इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। आज का टॉपिक है हमारा उद्योग क्षेत्र, जिसे हम इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया था जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर उसके अंदर आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में। तो बेसिकली हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ही पढ़ा था और आज के टाइम में हम इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। तो जो व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं और इनसे जो उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। और ऐसी व्यावसायिक क्रिया जो वस्तुओं के उत्पादन, प्रक्रिया तथा निर्माण से संबंधित हो तो उसे हम उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर उद्योग का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्लियर? औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब तेज होती है तो उसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का अंश धीरे धीरे कम होते जाता है? तो वह है आपका कृषि क्षेत्र। अगला है हमारा ज्ञान आधारित उद्योग। ज्ञान आधारित उद्योग। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग, कोर इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त है? तो हमारे देश में 8 कोर इंडस्ट्री हैं। पहला है आपका कच्चा तेल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है रिफाइनरी उत्पाद, चौथा है प्राकृतिक गैस, पांचवा है आपका उर्वरक, कोयला छठा, विद्युत सातवां और लास्ट है सीमेंट तथा तैयार इस्पात। तो टोटल आपके 8 कोर इंडस्ट्री है भारत में। 8 मूल उद्योगों के सूचांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किस इंडस्ट्री का है? तो जो विद्युत उत्पादन है, इंडस्ट्री है, उसका कोर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा या सबसे सर्वाधिक योगदान है। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, उस टाइम पे जो तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का पहला उद्योग नीति कब आया था, तो 1948 में 6 अप्रैल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा ये किया गया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे हम BIFR कहते हैं, किस चीज़ से ये संबंधित है? तो ये आपका रुगण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है आपका बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग हैं? तो औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग हैं? तो टोटल आपके 6 आधारभूत उद्योग हैं। कौन सा? कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, खनिज और तेल परिष्करण उद्योग। यहाँ पे 2021 के बजट का दिया गया है, तो ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि हमें लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए लेटेस्ट बजट का जानकारी होना जरूरी है। भारत में लघु स्तर मतलब स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो आपका हथकरघा उद्योग, जिसे हम हैंडलूम इंडस्ट्री कहते हैं, वह भारत में स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो कंपनी द्वारा
अभिदत्त पूंजी, जिसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं, उस पर लाभांश की घोषणा की जाती है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का तात्पर्य या आशय क्या है? तो निजी क्षेत्रों को स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण। जब आप निजी क्षेत्र को स्वामित्व या फिर प्रबंधन का हस्तांतरण दे देते हैं तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? भारत में मेगा फूड पार्क का योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के सुविधाओं में सुधार लाना था। तो भारत में मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य ये था कि उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में सुधार लाने के लिए ये लाया गया था। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश कराना। ठीक है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में। अभी तो ये 4G पे काम कर रही है लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान हैं? तो कागज विनिर्माण उद्योग के लिए यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर आपका प्रसिद्ध स्थान है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर है। मेक इन इंडिया का लोगो आपने देखा होगा तो उसमें शेर बना हुआ है। आधार श्रेय एवं लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवशन टैक्स इवेजन पर प्रतिबंध लगाना है। तो जो आपका बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग है, ये इसका संदर्भ क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो टैक्स इवेजन किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाना। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा आबिद हुसैन समिति ने की थी। किसमें? उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की जो अनुशंसा थी वह आबिद हुसैन समिति ने की थी। भारत में मिल निर्मात कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह आपका गुजरात है। गुजरात। प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो लघु जो उद्यमी होते हैं उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना ये मुद्रा का उद्देश्य है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार क्या है? तो भारत में उद्योग हेतु जो लाइसेंस प्रणाली है उसका आधार उद्योग अधिनियम 1951 है। क्लियर? उद्यमी हेल्पलाइन स्थित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। स्वतंत्र पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, उनके स्थान, उनका राज्य और स्थापना का वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला है आपका कुल्टी। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापना हुई थी? 1870 में। साकची और हीरापुर, ये दो आपके। साकची कहाँ है? साकची, ये साकची है, एक होता है सांची। साकची आपका झारखंड में है, वर्ष 1907। और हीरापुर आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वर्ष 1908। हीरापुर 1908 पश्चिम बंगाल, साकची झारखंड 1907, कुल्टी पश्चिम बंगाल 1870। भद्रावती कर्नाटका, वर्ष 1823। और बनरपुर ये पश्चिम बंगाल, वर्ष 1937। तो यहाँ पे अधिकतर पश्चिम बंगाल में है और ये लौह इस्पात के कारखाने हैं। ठीक है। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत सरकार द्वारा
महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2009 में महारत्न योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को हम कहते हैं। क्लियर? राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। वर्ष 1991 में उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, जिसे हम MSMDA कहते हैं, ये कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2006 में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? तो भारत में। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, तो उन्हें अपनी पिछली 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% कंपनी अधिनियम CSR नीति पर खर्च करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी कंपनियां हैं, अगर वह विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार पर लाभ एक सीमा से अधिक कमाती है, तो उन्हें पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए जो औसत लाभ हैं, शुद्ध लाभ, उन पे 2% का CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। भारत में लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO औद्योगिक निष्पादन सूचांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर कौन सा वर्ष किया जाना है? तो CSO के द्वारा जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसका आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 किया जाना है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से। वर्ष 1999 में, अब तो आपका नोएडा भी बहुत डेवलप कर रहा है, IT सेक्टर और डेवलपमेंट बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानूनी संपत्ति का गठन किया हुआ था? प्रतिस्पर्धा नीति पर कानूनी समिति गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो MBS राघवन, MBS राघवन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उदार उद्योग नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? वर्ष 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचांक, औद्योगिक उत्पादन सूचांक
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितने अंतराल पर होता है? तो मासिक आधार पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो ऑथर सी क्लर्क। सी क्लर्क को सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो जो हथकरघा के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। और उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग ज़्यादा सफल कर रहा है? हथकरघा उद्योग। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अर्जुन सेनगुप्ता। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। भारत में राज्य वित्तीय निगमों के मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? तो भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता दी है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो भारत में आईटीडीसी भारत पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर होटल और पर्यटन उद्योग का उत्तरदायित्व है। और आपको पता है कि आफ्टर कोरोना इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नायक समिति किस से संबंधित है? तो नायक समिति आपका लघु उद्योग से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो सबसे मूलभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सी रंगराजन समिति ने चीनी को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की थी। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट आरंभ हुआ? तो डिसइन्वेस्टमेंट आपका वर्ष 1991 आफ्टर एलपीजी से शुरू हो गया था 1991-1992। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? तो ये वायुयानों के उत्पादन से, ठीक है, HAL। अब स्वतंत्रता के पश्चात कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राउरकेला की। तो राउरकेला जो प्लांट है ये आपका उड़ीसा में है। बना कब था? 1955 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई की बात करें तो भिलाई प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है। बना कब था? 1955 में। पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, USSR। दुर्गापुर की बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल में है। 1955। ये तीनों एक ही वर्ष बना था ब्रिटेन की मदद से। और बोकारो जो इस्पात प्लांट है झारखंड, जहाँ पे पोस्टेड हूँ मैं, ये कहाँ पे है? 1964 स्थापना। और ये भी आपका पूर्व सोवियत संघ USSR, ठीक है। तो 1955 में आपके 3 प्लांट बने थे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, और 1964 में बोकारो बना था। USSR रशिया की मदद से बोकारो और भिलाई, राउरकेला जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से बना था। क्लियर? भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी, बिहार में की गई थी। तो भारत में सहकारी स्वामित्व से पहला उर्वरक कारखाना, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर प्लांट, ये कहाँ पे है? सिंदरी में, वर्ष 1951 में। अब बहुत लोगों को लगा सर सिंदरी तो झारखंड में है। हाँ, आफ्टर 2000 में बिहार
और झारखंड में बंटवारा हो गया। सिंदरी आपका धनबाद के पास है और ये यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र प्लांट है ये बंद हो गया था, अभी भारत सरकार के द्वारा इसको फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। और यहीं पे आपका बीआईटी सिंदरी भी है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली अपडेट्स, डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई डाउट है आपको, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।